ओके। हाँ, स्क्रीन मैंने अभी शेयर नहीं किया। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं सीएसएस से। सीएसएस क्या है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले तो। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं सीएसएस से। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस को हम क्यों यूज करते हैं? सीएसएस को हम यूज करते हैं हमारे जो वेब पेजेस हैं, हमारी जो वेबसाइट्स हैं, उनको स्टाइलिंग के लिए। ठीक है। अब HTML से हम क्या करते हैं? HTML से हम हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। ठीक है। और CSS से हम क्या करते हैं? उस स्ट्रक्चर के ऊपर स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, लाइक आप एक कार है। ठीक है। उस कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले वो सारा जो मटेरियल होता है, ठीक है, लोहा, उसको फिर वेल्ड करते हैं, फिर उसको शेप देते हैं। ठीक है, फिर उसको फिर स्टाइल देने के लिए उसको कलर करते हैं, मुख्तलिफ उसको जो है वो डिजाइन्स देते हैं। तो ये सारा काम जो हम करते हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, वो हम CSS के थ्रू करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि खूबसूरत सा जो है वो हेडर बना होता है वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, मेन कंटेंट बना होता है, इमेजेस होती हैं। ठीक है, कलर कलर लगे होते हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, कलर लगे हुए होते हैं, और भी बहुत सारी स्टाइलिंग होती है, एनिमेशंस हो रही होती हैं। ठीक है, बहुत सारी इफेक्ट्स लगे होते हैं। तो ये सारा जो काम है, ये सारा कुछ हम CSS की मदद से करते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है? आप लोग जो है वो, आप जिनको नहीं आ रही है मेरी आवाज, मैं मैसेज कर दूं, उनका आवाज तो आ नहीं रही।
ओके। तो हम सीएसएस को क्यों यूज करते हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर स्टाइल करने के लिए? ठीक है। अच्छा, एचटीएमएल की फाइल बनाना तो आप सबको आती है। ठीक है, सीएसएस की हम फाइल किस तरीके से बनाते हैं? सीएसएस की फाइल बनाने के लिए, अब जैसे हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा है, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये हमारी एच टी एम एल की फाइल है। तो इसी तरीके से सीएसएस की फाइल बनाने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये सीएसएस की फाइल है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये डॉट सी एस एस है ना, ये आपको लगाना लाजमी है सीएसएस की फाइल बनाने के लिए, क्योंकि ये डिफाइन कर रही है कि ये सीएसएस की फाइल है। और उसका जो नेम है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अपना नाम रख सकते हैं, आपको कुछ भी रखना हो आप उसका नाम रख सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में जो है वो डॉट सी एस एस लगाना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, सीएसएस को यूज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। ठीक है, सीएसएस को यूज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? ठीक है, पहला तरीका ये है कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा और उसके अंदर ही स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया। स्टाइल का एट्रीब्यूट देने के बाद उसको हमने यहीं पर स्टाइल कर दिया। मैं अपनी फाइल को जो है वो लाइव सर्वर पे ऑन कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारा स्टाइल जो हमने वहां पर दिया था यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, ये जो कलर वगैरह ये दिया है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्या चीज है। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी सीएसएस की, वो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है हमारे पास कि हम जो यहाँ पर हम कंटेंट लिख रहे हैं उसके जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हम स्टाइल का एट्रीब्यूट देकर उसके अंदर हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सारी स्टाइलिंग, जो भी स्टाइल हमने देना है वो हम इस एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? दूसरा तरीका ये है कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग दे दें और उसके अंदर हम क्या करें, एच वन है ना हमारे पास, हम एच वन को जो है वो टारगेट करके क्या करें, हम उसको हम कलर दे देते हैं। कौन सा? ब्राउन। ये देखें क्या हुआ, ये हमारा ब्राउन कलर अप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास दूसरा तरीका है सीएसएस को यूज करने का। ठीक है, अच्छा, ये एच वन को जो हमने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्टर होते हैं, ये भी हम आगे जाके जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, सेलेक्टर क्या होते हैं, बाकी सीएसएस की जितनी भी चीजें हैं ना, वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। पहला क्या होता है कि हमने टैग के अंदर टैग, कोई भी जो हमारे टैग्स हैं उसके ओपनिंग टैग के अंदर हम कोई भी एट्रीब्यूट वगैरह, कोई भी स्टाइल का एट्रीब्यूट, या हम कुछ भी अगर आईडी दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या किस में देते हैं हम? ओपनिंग टैग में देते हैं। क्लोजिंग टैग के अंदर हम कुछ भी नहीं देते।
हम जो एट्रीब्यूट्स वगैरह जो देते हैं वो हम ओपनिंग टैग के अंदर देते हैं। ठीक है, पहला तरीका हमारे पास क्या हो गया कि हमने टैग के ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट देके उसको स्टाइल कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल का टैग दिया और उसके अंदर हमने उस जिसके ऊपर भी हमने स्टाइल करना है उसको सिलेक्ट किया और उसको स्टाइल दे दिया। तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, स्टाइल की जो फाइल है उसको हम अपनी HTML की फाइल के अंदर लिंक करवा देते हैं। कैसे लिंक करवाते हैं, ऐसे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और HREF इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, हम लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी फाइल की। ठीक है, HREF के अंदर हम क्या दे रहे हैं, अपनी स्टाइल का जो हमारा जो URL है उसका जो लिंक जो है वो उसका जो लोकेशन है उसका जो पाथ है वो हम HREF के अंदर दे रहे हैं। ये हमने इस तरीके से स्टाइल डॉट CSS दिया तो ये हमारी स्टाइल की जो फाइल थी वो हमारी HTML की फाइल के साथ अब लिंक हो गई है। ठीक है, अच्छा मैं इसको एक क्लास दे देता हूं, इसको मैंने क्लास दे दी हेडिंग करके। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, अभी क्लियर है, अभी सब नजर आ रहा है, मैंने जूम कर दिया थोड़ा स्क्रीन को। ओके, अब मैंने क्या किया, यहां पर हेलो वर्ल्ड को एक क्लास दे दी हेडिंग नाम से। अब मैं क्या करूंगा, अपनी स्टाइल डॉट CSS की फाइल के अंदर हम क्लास को जो है किस तरीके से कॉल करते हैं, हम इसको डॉट करके कॉल करते हैं क्लास को। क्या थी, हेडिंग। ठीक है, ये सेलेक्टर्स मैं आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सिलेक्टर्स ही पढ़ाऊंगा पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, हमने जिसको भी स्टाइल करना है हम उसको टारगेट कैसे कर रहे हैं। तो ये सेलेक्टर्स जितने भी हैं मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आप लोगों को सेलेक्टर्स कवर करवा दूंगा। ठीक है, अभी आप देखें इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। ये हमारी थर्ड इम्प्लीमेंटेशन है हमारी CSS की, थर्ड मेथड है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, अब देखते हैं कि ये अप्लाई हुआ नहीं हुआ, एक सेकेंड। ये पता नहीं कोई प्रॉब्लम है। ओके सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने आई नहीं लगाया था। तो ये देखें, ये हमारा क्या हुआ, कलर जो था इसका टेक्स्ट कलर जो था हमारा वो रेड हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा, हमने इस तरीके से लिंक करके जो हमने लगाया अपनी स्टाइल की जो हमारी फाइल थी उसको,
लिंक कर दिया हमारी HTML की फाइल के साथ। तो ये हमारा थर्ड मेथड था हमारी CSS को यूज करने का। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो CSS की फाइल है ना, अब हमारे पास भले HTML की 10 फाइलें हैं। ठीक है। मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, contact.html। ठीक है, ये मैंने सेकंड फाइल बनाई। मैं इसके अंदर भी अपनी वही CSS की फाइल लिंक कर देता हूँ। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, वो जो मैंने हेडिंग वहां पर लगाई हुई है, मैं यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी हेडिंग वाली क्लास लगा देता हूँ। ठीक है। अब मैं अपनी इस फाइल को जो है वो लाइव करता हूँ। ये देखें, हमारी जो contact.html की फाइल थी, ये देखें contact.html की फाइल थी, उसके अंदर हमने लिखा CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। उसके ऊपर जो हमने इस स्टाइल की फाइल के अंदर एक क्लास को बनाकर रखा हुआ था हेडिंग करके, उसको हमने जब यहाँ पर कॉल किया तो क्या हुआ, वो स्टाइलिंग इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टाइलिंग का काम है वो बहुत इजी हो जाता है CSS3 की मदद से, कि हम एक ही स्टाइल की फाइल के अंदर जितना भी स्टाइल बनाकर रख दें, या जितनी भी हमारी HTML की फाइल है, उन सब की स्टाइलिंग हम एक ही फाइल के अंदर कर रहे हैं, और उस फाइल को जो है वो हम लिंक कर दें, तो हमारी एक ही CSS की फाइल के अंदर हम हमारे HTML के हम हमारे HTML के सारे जितनी भी हमारी फाइलें हैं, हम उसको टारगेट करके उसके ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो है वो पॉसिबल हुआ CSS3 में। ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो CSS3 के अंदर ऐड हुई हैं। ठीक है। एनिमेशंस वगैरह ये पहले CSS के अंदर नहीं हुआ करती थी, और सबसे मेन चीज जो CSS3 के अंदर ऐड हुई है वो ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। पहले जो वेबसाइट्स बनती थी ना, वो ऐसे ऐसे होती थी कि मोबाइल के लिए अलग से डिजाइन होती थी, और जो लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए अलग से डिजाइन होती थी। ठीक है। और अगर वही वेबसाइट हम मोबाइल पर देखें, जो हम कंप्यूटर पे देख रहे हैं ना, लैपटॉप पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, और वो वेबसाइट हम मोबाइल पर जब देखते थे ना, तो वो हमें सेम ही नजर आती थी, जैसे लैपटॉप पर नजर आ रही है ना, वैसे ही नजर आती थी। तो फिर उसको देखना जो है ना, वो एक तो देखने में भी वो बहुत खराब लगती थी। ठीक है। और उसके बाद उसको देखने में मजा भी नहीं आता था, उसको यूज करने में भी मजा नहीं आता था। और अगर हम उसको लैपटॉप पे यूज करेंगे तो वो लैपटॉप पे बिल्कुल सही चल रही होती थी, क्योंकि वो लैपटॉप के हिसाब से बनी थी। ठीक है। उसका जो स्क्रीन साइज डिफाइन हुआ था, वो लैपटॉप के हिसाब से हुआ था। तो इसके ऊपर जो है फिर CSS3 के अंदर मीडिया क्वेरीज आई। ठीक है। मीडिया क्वेरीज से क्या होता था, मीडिया क्वेरीज से अब क्या होता है, मीडिया क्वेरीज से हम रिस्पॉन्सिवनेस का काम करते हैं। वो कैसे होता है, वो हम देखेंगे आगे जाके मीडिया क्वेरीज क्या होती है, किस तरीके से यूज होती है। तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा डिटेल कर दूं। मीडिया क्वेरीज से हम क्या करते हैं, अब एक ही वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ठीक है। एक ही वेबसाइट डिजाइन करने के बाद उसके अंदर हम डिफरेंट जो हमारे स्क्रीन के साइजेस होते था, हम उसकी साइजेस दे देते हैं। ठीक है। कि हमारी लैपटॉप की स्क्रीन अब फॉर एग्जाम्पल 1080
ठीक है, वो पिक्सल ले रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो टैबलेट है वो कितना ले रही है, टैबलेट हमारी जो है फॉर एग्जांपल 840 पिक्सल ले रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से डिजाइन हो जाए। तो मीडिया क्वेरीज के अंदर जो है वो हम स्क्रीन साइजेस डिफाइन करके उसके मुताबिक हम स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, सेम स्टाइलिंग को जो है वो हम बार बार रिपीट करते हैं कि लैपटॉप के ऊपर अगर लैपटॉप की स्क्रीन रहे तो ये वाली स्टाइलिंग चले हमारी। ठीक है, और अगर टैबलेट की स्क्रीन हो तो ये स्टाइलिंग हमारी चले, और अगर मोबाइल की स्क्रीन हो तो ये हमारी स्टाइलिंग चले। तो इसको हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू जो है वो हम ये सारा काम कर रहे होते हैं सीएसएस के अंदर। ये सीएसएस 3 के अंदर ऐड हुआ था। और भी बहुत सारी चीजें जो है वो रोटेट, पहले हम जो है वो 2D 3D जो है वो नहीं कर पाते थे सीएसएस की मदद से, लेकिन अब हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट होता है हमारे पास, चीजों को हम रोटेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो CSS3 के अंदर ऐड हुई हैं जो हम उसको यूज करते हैं, जो अब मार्केट के अंदर एक बहुत जो है ना उसने जैसे अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर दिया है सीएसएस ने। क्योंकि पहले जो सीएसएस यूज होती थी फिर उससे जो है वो मार्केट में बहुत काम करने में जो है ना प्रॉब्लम भी होती थी। अब बहुत ज्यादा जो है ना वो इजी हो गया है। पहले जो है वो कोई वेबसाइट बनवाता था तो वो फिर मोबाइल के लिए अलग से बनती थी। ठीक है, और लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन के लिए अलग से बनती थी। लेकिन अब क्या होता है कि अब मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनती है। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स बनती हैं अब, जो हमारे मोबाइल के ऊपर भी जो है वो प्रॉपर दिखाई दे, और हमारे डेस्कटॉप वगैरह पर भी प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, तो ये भी हमारा मेन रीजन है। CSS3 को हम यूज करते हैं स्टाइलिंग के लिए, स्टाइलिंग, और हम एनिमेशंस यूज करते हैं, यानी अपनी वेबसाइट्स के अंदर एनिमेशंस के लिए CSS को यूज करते हैं। ठीक है, और आपने कोई वेबसाइट ऐसी देखी हो जिसके अंदर कोई ऐसी चीज जो घूम रही होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे इफेक्ट्स लगे होते हैं वेबसाइट्स के अंदर, तो वो भी हम सारा जो है वो CSS की मदद से करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे जाके हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, एनिमेशंस देखने वाले हैं, मीडिया क्वेरीज देखने वाले हैं CSS के। पहले तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि बेसिक्स क्या है इसके। ठीक है, जैसे कलर तो आपने आज देख ही लिया कि कलर हम टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम कलर से जो है वो हम हमारे जो वेबसाइट के अंदर जो टेक्स्ट है हम उसको कलर दे सकते हैं। तो बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आगे जाके देखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी चीजों को जो है वो देखेंगे, सीखेंगे। तो अभी की क्लास को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी की चीजों को कवर करेंगे। अच्छा, आज की क्लास के अंदर जो है वो अभी 32 लोग हैं। ये कौन निशान लगा रहा है यार? ये ओके जो है वो आप मैसेज पर भी लिख सकते थे, आपको स्क्रीन के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं थी। इसको रिमूव करें फौरन। गुड। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अहमद अली जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, पूछ लें।